गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन जल प्रदूषण के जो कारक हैं, फैक्टर हैं, अर्थात जो जल प्रदूषक होते हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। हम जल प्रदूषणों के बारे में जानकारी लेते हुए अपन ने जैविक प्रदूषक क्या होते हैं उनके बारे में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अजैव प्रदूषक क्या होते हैं उसके 3-4 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसका लास्ट टॉपिक बच रहा था अजैव प्रदूषक का कार्बनिक रसायन, तो अपन उसको कंप्लीट करते हैं। फिर अन्य जल प्रदूषकों के बारे में देखते हैं। दूसरा अपना जो टॉपिक था वो था अजैव प्रदूषक, और अजैव प्रदूषक में अपना जो आज का टॉपिक है वह है कार्बनिक रसायन। देखो बच्चों, कार्बनिक रसायन जो होते हैं ये सूक्ष्म धातुओं की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं जल प्रदूषण की दृष्टि से। जल के अंदर अपन ने देखा था 2-3 जो भारी धातुएं होती हैं, नाइट्रेट जो होता है और कई प्रकार के अन्य अकार्बनिक जो रसायन थे, ये अपन ने अजैव प्रदूषण में देखा था। उनमें उनकी तुलना में यदि हम बात करें तो जो कार्बनिक रसायन होता है वो कार्बनिक रसायन तुलनात्मक रूप से यदि हम बात करें तो आपके उन सूक्ष्म धातुओं की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो वसा विलेय ये जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन वसा विलेय होते हैं, अर्थात तेल या वसा के अंदर ये घुल सकते हैं जबकि जल के अंदर ये अघुलनशील प्रकृति के होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं उन उपापचयी प्रक्रियाओं के बाद बच्चों ये जो कार्बनिक रसायन होते हैं ये वसा जंतुओं के जो वसा तंतु होते हैं उन वसा तंतुओं के अंदर चले जाते हैं, वहाँ घुलनशील अवस्था में पहुँच जाते हैं और फिर ये मनुष्य में पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि ये सूक्ष्म धातुओं की तुलना में ये सूक्ष्म धातुओं की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। ये बच्चों कैसे होते हैं, सूक्ष्म धातुओं की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं लेकिन वसा या जो तेल होता है, वसा या तेल में विलेय होते हैं। ये क्या होते हैं, वसा या तेल के अंदर विलेय होते हैं, जल के अंदर ये अविलेय होते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के बाद ये जो कार्बनिक रसायन होते हैं ये मनुष्य के वसा तंतुओं के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के बाद वसा तंतुओं में एकत्रित हो जाते हैं और ये वसा तंतुओं के माध्यम से ही जंतुओं तक पहुंचते हैं। अन्य जो मनुष्य है या अन्य उच्च कुल के जो जीव हैं उनमें ये वसा तंतुओं के माध्यम से ही पहुंचते हैं। ये इन्हीं वसा तंतुओं के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचते हैं। मनुष्य तक इनकी पहुंचने की जो प्रोसेस है वो इन्हीं वसा तंतुओं के माध्यम से होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो आपके जो DDT है, DDT जो है
कीटनाशक हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपके इसी श्रेणी का एक कार्बनिक रसायन ही है। कार्बनिक रसायन DDT जो होता है वो जल में एविले होता है, लेकिन ये जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियां हैं या अन्य जो जलीय जीव हैं, उन जलीय जीवों के वसा तंतुओं में एकत्रित हो जाता है, और जब मनुष्य इन मछलियों का भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये जो DDT होता है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो DDT जल में एविले होता है, DDT जल में एविले होता है, लेकिन ये मछलियों के वसा तंतुओं में एकत्रित होकर मछलियों से मनुष्य में पहुंच जाता है। देखो बच्चों, ये मनुष्य के अंदर मछलियों से पहुंचता है, और ये जो मछलियां होती हैं उसके अंदर ये वसा तंतुओं में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार से कार्बनिक रसायन जो होते हैं वो प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो अन्य जो अजैव प्रदूषक थे उनकी तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। इसके बाद अपन अगला टॉपिक देखते हैं, वो है तलछट। तलछट जो होता है वो तीसरा टॉपिक है आपके प्रदूषकों की श्रेणी से, तलछट। तलछट के बारे में बच्चों आप जानते होंगे। तलछट क्या होते हैं? तलछट आपके कुछ मर्दा के अंश होते हैं जो जल के अंदर अघुलनशील अवस्था में होते हैं। इसके अलावा कुछ अज्ञात सूक्ष्म अणुओं भी होते हैं जो अघुलनशील अवस्था में होते हैं और ये जल में मिल जाते हैं, जिनके मिलने से जो अघुलनशील अवस्था के अंदर जो मर्दा तैयार होती है, मिश्रण तैयार होता है, वो तलछट कहलाता है। अर्थात ये मर्दा के अंश होते हैं, साथ ही में कुछ सूक्ष्म अणु होते हैं जो अज्ञात होते हैं, जो जल में अघुलनशील अवस्था में होते हैं। ये मर्दा के अंश, व अज्ञात सूक्ष्म अणु होते हैं जो जल में अघुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ये बच्चों क्या होते हैं? ये जल के अंदर अघुलित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ये मर्दा के या तो अंश होते हैं, साथ ही में अज्ञात कुछ सूक्ष्म अणु भी होते हैं जो वानस्पतिक के अवयव भी हो सकते हैं या कुछ जंतु अवयव भी हो सकते हैं, जो जल में अघुलनशील अवस्था में होते हैं और जल के अंदर ये तलछट का निर्माण कर देते हैं। सामान्यतः ये तलछट जो होती हैं वो मर्दा प्रदन से उत्पन्न होती हैं। अर्थात मर्दा प्रदन की जो प्रक्रिया होती हैं, उस मर्दा प्रदन की प्रक्रिया के माध्यम से ही ये जल स्रोतों के अंदर प्रवेश करती हैं और तलछट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हम पर लिखते हैं कि मर्दा अपरदन की क्रिया से ही तलछट जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं। सामान्यतः मर्दा प्रदन की जो प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से तलछट जो होता है वो जल स्रोतों में प्रवेश करता है। मर्दा प्रदन चाहे जल से हो चाहे हवा से हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर तलछट जो होती है वो आपके कहाँ तक पहुँच जाती है? जल स्रोतों तक पहुँच जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भवन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो खनन की प्रक्रिया होती है, खनन कार्य जो होता है
उस दौरान भी अघुलनशील अवयव तैयार होते हैं जो तलछट के रूप में जल के अंदर जमा हो जाते हैं और जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि भवन निर्माण व खनन कार्य के दौरान भी कुछ अघुलनशील अवयव तैयार होते हैं जो तलछट का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, ये भवन निर्माण और खनन कार्य के दौरान भी क्या होता है, ये तलछट का निर्माण कर देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट कीजिएगा। फिर अपन जल प्रदूषण के जो अगले स्रोत हैं, जल प्रदूषण जिनके द्वारा होता है, जिन्हें अपन जल प्रदूषक कहते हैं, अगला जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, अपना अगला जो जल प्रदूषक है वो है रेडियो सक्रिय तत्व। 4 नंबर का जो अपना जल प्रदूषक है वो है रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्वों की यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो अन्य जल प्रदूषकों की तुलना में मनुष्य के लिए अधिक घातक होते हैं, अधिक नुकसानदायक होते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक होते हैं। कई प्रकार के विकार जो होते हैं, आनुवांशिक विकार तक उत्पन्न कर देते हैं। तो देखो, ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ सामान्यतः आपके विभिन्न प्रकार के रेडियो विस्फोट जो होते हैं, परमाणु परीक्षण होते हैं, या फिर जो परमाणु संयंत्र होते हैं वहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, और ये जल के अंदर मिलकर जल को ही क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व उसके अंदर मिल जाते हैं और जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार से जो जल प्रदूषित होता है, ये जल सामान्यतः पीने योग्य नहीं होता है, और इसको पीने के कारण कई प्रकार के जो विकार होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं, त्वचा कैंसर हैं, इसके अलावा आपके जो जेनेटिक चेंजेज होते हैं, आनुवांशिक जो विकार होते हैं, वो भी इन्हीं रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्वों की यदि हम बात करें तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक होते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक होते हैं। हानिकारक दृष्टि से यदि हम देखें तो ये बच्चों मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। कई प्रकार के जो विकार होते हैं, चाहे वो आनुवांशिक विकार हो, चाहे कैंसर हो, ये इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं। देखो बच्चों, ये सामान्यतः रेडियो एक्टिव तत्वों के विस्फोट, परमाणु परीक्षण एवं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न होते हैं।
सामान्यतः परमाणु परीक्षण और परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, इन संयंत्रों से ये जो प्रदूषक होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और ये जल को प्रदूषित करके कैंसर और आनुवांशिक विकार जैसे रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे कैंसर व आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये जल प्रदूषक होते हैं जो कैंसर और आनुवंशिक जो विकार होते हैं उनको उत्पन्न करने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रकार का जो आपके 5वां नंबर का जल प्रदूषक है वो है बच्चों तापीय प्रदूषक। तापीय प्रदूषक के बारे में अपन देख लेते हैं। तापीय प्रदूषक, देखो बच्चों, तापीय प्रदूषक जो होते हैं ये सामान्यतः कोयले संयंत्र की जो राख होती है, वाष्पचलित संयंत्रों से जो नाभिकीय ईंधन के अवशेष होते हैं, ये आपके तापीय प्रदूषक कहलाते हैं। नाभिकीय संयंत्रों से जो राख उत्पन्न होती है बच्चों, ये राख जल संयंत्रों के अंदर जल के साथ जल स्रोतों के अंदर मिल जाती हैं और जल को प्रदूषित कर देती हैं। इसी प्रकार जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं वहाँ पे उन नाभिकीय पदार्थों की जो स्लेरी होती है, जो राख होती है, ये भी कई बार बिना किसी ध्यान के इनको छोड़ देने से ये जल स्रोतों के अंदर जाके जमा हो जाती है। और सामान्यतः देखने में आता है कि इन तापीय प्रदूषकों के जल में मिल जाने के परिणाम स्वरूप जल का जो तापमान होता है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो जल होता है उसका तापमान यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो इस स्थिति में जल के अंदर उपस्थित जो जलीय जीव हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि ताप बढ़ने से सामान्यतः जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीव नष्ट होने लग जाते हैं। तो तापीय प्रदूषक जल प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने का काम भी करते हैं। अपन यहाँ लिखते हैं कि ये कोयला संयंत्रों की राख, कोयला संयंत्रों की राख और इसी के साथ वाष्पचलित संयंत्रों से नाभिकीय ईंधन, वाष्पचलित संयंत्रों से रेडियो एक्टिव पदार्थों की राख के अंश हो सकते हैं। ये कोयला संयंत्रों की राख, वाष्पचलित संयंत्रों से रेडियो एक्टिव पदार्थों की राख के अंश हो सकते हैं जो विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झीलों आदि में जाकर उसके जल के ताप को 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं।
ये क्या करते हैं, ये विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील आदि हैं, उनमें जाकर जल का जो ताप होता है उस ताप को 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, होता क्या है, सामान्यतः जो विभिन्न जल स्रोत होते हैं उनमें तापमान में वृद्धि होने से उसका जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा होती है, जिसको DO बोलते हैं अपन, घुलनशील जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। इस कारण जल में घुलित ऑक्सीजन इस कारण जल में घुलित ऑक्सीजन इस कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों औद्योगिक रसायन जनित प्रदूषण। औद्योगिक रसायन जनित प्रदूषण। औद्योगिक रसायन जनित प्रदूषण की बच्चों अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं, उद्योग संयंत्र जो होते हैं, उन उद्योग संयंत्रों से निकलने वाले जो रसायन होते हैं ये इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ इन उद्योगों के निर्माण में, उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है। ज़्यादा मात्रा में उद्योग लगने लगे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उत्पादन क्षमता बढ़ाना आवश्यक हो गया है। तो बच्चों इस स्थिति के अंदर ये जो प्रदूषक होते हैं उनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, और इन प्रदूषकों की जो मात्रा होती है वो लगातार बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये देखने में आया है कि जो जल प्रदूषण होते हैं वो औद्योगिक रसायनों के द्वारा ज़्यादा होता है। सामान्यतः ये भारी धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, कुछ कीटनाशक होते हैं, कपड़े धोने के साबुन और जो डिटर्जेंट हैं ये औद्योगिक रसायन जनित प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। ये बच्चों जल को प्रदूषित कर देते हैं और जो जल होता है वो विषाक्त हो जाता है। मुख्य इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही औद्योगिकरण हुआ है, और औद्योगिकरण के कारण ही इन औद्योगिक प्रदूषकों के निर्माण, उत्पत्ति, संख्या, मात्रा बढ़ती जा रही है, और जिससे जल प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि इनमें उद्योगों से निकलने वाले रसायन होते हैं। क्या होता है बच्चों, इनमें उद्योगों से निकलने वाले क्या होते हैं, ये रसायन होते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ कि उद्योगों से विभिन्न प्रकार के जो रसायन निकलते हैं, ये रसायन किस प्रकार से जल को प्रदूषित करते हैं, कौन कौन से ये होते हैं। तो यहाँ अपन देख लेते हैं, जो भारी धातुएं होती हैं, अधातु होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारी धातुएं, अधातुएं, कीटनाशक
कपड़े धोने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन व डिटर्जेंट आदि प्रदूषक हैं। ये क्या करते हैं, जल के अंदर जाते हैं और जल को प्रदूषित करने का काम कर देते हैं। इनके कारण जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये जल को जाके विषाक्त कर देते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये जल में जाकर उसे विषाक्त कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। ये जल में जाकर उसको क्या करते हैं, उसको विषाक्त कर देते हैं और विषाक्त करके उसको क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। आगे बच्चों ध्यान रखने की बात है कि ये जो होते हैं ये जनसंख्या वृद्धि के कारण इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और जिस कारण ही जल प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से इनकी मात्रा ज़्यादा हो रही है, जिससे जल प्रदूषण तेजी से हो रहा है। इसकी जो मात्रा है बच्चों, ये मात्रा किसके कारण इसकी मात्रा बढ़ रही है, मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के कारण इसकी मात्रा बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ये स्रोत बढ़ने से जल प्रदूषण जो है वो तेजी के साथ हो रहा है। बच्चों अपन ने कुछ जल प्रदूषकों के बारे में यहाँ चर्चा की है और जल प्रदूषण हैं जिनके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।